नमस्कार। सुधीर कुमार फॉर मैथ्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। 9वीं एवं 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन कक्षाओं का आरंभ। यह कक्षाएं यूट्यूब पर उपलब्ध रहेंगी और इस चैनल पर आप गणित की कक्षाएं ले सकेंगे। अपने सुझाव आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। कक्षा 10वीं निर्देशांक ज्यामिति दूरी सूत्र एवं प्रश्नावली 7.1। कार्तीय तल एक नज़र में। आप 9वीं कक्षा में पढ़ चुके हैं। किसी कार्तीय तल में दो अक्ष होते हैं, एक्स अक्ष जिसको हम भुज कहते हैं और वाई अक्ष जिसका दूसरा नाम कोटि है। ये दोनों अक्ष किसी कार्तीय तल को 4 चतुर्थांशों में विभाजित करते हैं। प्रथम चतुर्थांश जिसमें x और y दोनों प्लस होते हैं, दूसरा चतुर्थांश जिसमें x माइनस में होता है और y प्लस में होता है, तीसरा चतुर्थांश जिसमें x और y दोनों ही माइनस में होते हैं और चौथे चतुर्थांश में x प्लस का होता है और y माइनस का होता है। मूल बिंदु के बारे में आप जानते हैं, x और y दोनों जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं वह मूल बिंदु कहलाता है। उसके निर्देशांक 0,0 होते हैं। इन कार्तीय तलों के बारे में आप 9वीं कक्षा में काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं, इसलिए हम और ज़्यादा डिटेल में इसके बारे में नहीं बताएंगे। आइए हम डायरेक्ट दूरी सूत्र पे चलते हैं। दूरी सूत्र निर्माण। आपके सामने कार्तीय तल में दो बिंदु दे रखे हैं, ए और बी। बी बिंदु के निर्देशांक x1, y1 और ए बिंदु के निर्देशांक x2, y2। आइए हम इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालते हैं। इस दूरी को निकालने के लिए हमें कुछ रेखागणित के सूत्रों का सहारा लेना पड़ेगा। सबसे पहले आप कुछ बातें ध्यान से समझिए। सबसे पहले आप बी बिंदु पर नजर डालिए। बी बिंदु के निर्देशांक x1, y1। आप यह समझिए कि आप इस कार्तीय तल में बी बिंदु पर खड़े हैं। जब आप x अक्ष की तरफ देखेंगे तो आपको x अक्ष पर बिल्कुल सामने x1 नजर आएगा और इसी प्रकार जब आप y अक्ष पर देखेंगे तो y1 नजर आएगा। अर्थात बी बिंदु के निर्देशांक x1, y1 है। इसी प्रकार जब हम ए बिंदु पर देखते हैं तो ए बिंदु से बिल्कुल ठीक सामने x अक्ष पर देखिए, आपको x2 निर्देशांक नजर आएगा और जब y अक्ष पर देखेंगे तो आपको y2 निर्देशांक नजर आएंगे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ए बिंदु के निर्देशांक x2, y2 होते हैं। आइए अब हम इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए कुछ रचनाएं करते हैं। सबसे पहले ए बिंदु से x अक्ष की तरफ एक दानेदार रेखा खींचिए, बिल्कुल सीधी लंबवत रेखा जो ए से चल करके x2 निर्देशांक पर डी बिंदु तक मिलती है। इसी प्रकार ए से एक दूसरी रेखा खींचिए दानेदार जो आपके सामने नजर आ रही है। ए से बिल्कुल सामने की तरफ जाते हुए y अक्ष की तरफ F बिंदु पर y अक्ष से मिलती है जहां पर y2 निर्देशांक है। तो ए से ये दो रेखाएं खींचनी हैं। x अक्ष की तरफ लंबवत रेखा AD और y अक्ष की तरफ लंबवत रेखा AF। अब B बिंदु पर देखिए। B बिंदु से लंबवत रेखा x अक्ष की तरफ खींचिए BG और इसी रेखा को ऊपर की तरफ बढ़ाइए BH तक ताकि वो AF को H पर काटे। तो HBF एक ही रेखा में होंगे। इसी प्रकार आप B से Y अक्ष पर लंबवत रेखा खींचिए BE और इसको AD की तरफ बढ़ाइए, ये उसको C बिंदु पर काटेगी। इस प्रकार EBC ये तीनों एक ही रेखा में हैं। अब जरा इनको ध्यान से समझिए। हमें AB की दूरी निकालनी है। हम AB की दूरी निकालने के लिए इससे पहले दो दूरियां और निकालेंगे, BC और AC। अब BC की दूरी ध्यान से समझिए। BC की दूरी कैसे निकालते हैं? BC की दूरी यदि आप नीचे देखें, BC
नीचे जी डी के बराबर है, जी डी। अब आप जी डी को एक्स अक्ष पर देखिए। एक्स अक्ष का जो मूल बिंदु है एक्स और वाई अक्ष का वो पी है। पी से लेकर के डी तक की दूरी x2 निर्देशांक मार्क कर रखा है, तो इसका मतलब PD की दूरी x2 है। और P से G तक की दूरी PG x1 निर्देशांक मार्क कर रखा है, तो इसका मतलब PG की दूरी x1 है। अर्थात PD में से हम PG घटाएंगे तो GD आएगा और GD ही हमारा BC के बराबर है। अर्थात आप यह समझिए कि PD की दूरी x2 है और PG की दूरी x1 है, तो GD की दूरी x2 माइनस x1 हुई। इसको आप ऊपर की तरफ भी समझ सकते हैं। आप देखिए B से C तक की दूरी मैंने x2 माइनस x1 दिखा रखी है। ये बिल्कुल उसी प्रकार जो है इसकी गणना की गई है। आप ध्यान से देखिए, B से जब हम y अक्ष पर लंब डालते हैं तो E बिंदु है। E बिंदु से लेकर के और C बिंदु तक की दूरी ये x2 के ही बराबर है। x अक्ष में यदि हम देखते हैं तो ई सी x2 के बराबर है और इसी प्रकार E से B तक की दूरी x1 है, जैसा कि आपको आकृति में दिखाया गया है। EB की दूरी x1 है और EC की दूरी x2 है, तो BC किसके बराबर हुई? EC में से EB घटा दीजिए तो आ जाएगा BC यानी x2 माइनस x1। इसी प्रकार हमने AC की दूरी निकालनी है। AC की दूरी किसके बराबर है? AD की दूरी में से CD की दूरी घटाइए। अब AD की दूरी यदि आप सामने y अक्ष पर देखेंगे तो AD बराबर है FP के, P से लेकर के F तक की दूरी जो है y2, और AD में से आपको CD घटाना। CD बराबर है y1 के, क्योंकि CD EP के बराबर है और EP y1 के बराबर है। अर्थात CD हुआ y1 और AD हुआ y2। तो AC हम निकालेंगे AD में से CD घटा करके, यानी y2 माइनस y1। इस प्रकार ध्यान से देखें कि हमारे सामने त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है और जिसमें AC हमने निकाला है y2 माइनस y1 और BC निकाला है x2 माइनस x1। इनका प्रयोग करते हुए अब हम दूरी सूत्र का निर्माण करेंगे। अब आप देखिए, इस कार्तीय तल में आपको ABC त्रिभुज के बारे में ध्यान से देखिए। ABC त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज है। अब इस दिए हुए कार्तीय तल में दो बिंदु B x1 y1 और A x2 y2 दिए हुए हैं। हम इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है। तो अब हम समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस त्रिक लगाते हैं। पाइथागोरस त्रिक जिसके अनुसार आप देखिए त्रिभुज ABC में C बिंदु पर समकोण है, C बिंदु पर 90 का कोण है, तो उसके सामने वाली भुजा है AB। वो AB इस समकोण त्रिभुज का कर्ण होता है, सबसे बड़ी भुजा होती है, उसका वर्ग बाकी दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के समान होता है। यही हमारी पाइथागोरस त्रिक है। तो C के सामने देखिए AB सबसे बड़ी भुजा AB का वर्ग बराबर है C के साथ वाली भुजा BC, BC का वर्ग जमा तीसरी भुजा AC का वर्ग। ये हमारी पाइथागोरस त्रिक। अब हम इसका प्रयोग करते हैं। AB की 2 बराबर है BC की 2 जमा AC की 2। अब AB बराबर हो जाएगा, वर्ग को हम जब दाईं तरफ लेके जाएंगे तो उसका वर्गमूल बन जाएगा, अर्थात वर्गमूल BC की 2 जमा AC की 2। अब आप देखिए BC हमने किसके बराबर ले रखा है? x2 माइनस x1। हम पहले इसकी गणना कर चुके हैं, तो BC की जगह हमने लिखा x2 माइनस x1 और इसी प्रकार जमा AC का वर्ग है, AC की जगह y2 माइनस y1 का वर्ग, अर्थात AB बराबर है। अब यहाँ पर देखिए हमने x2 माइनस x1 के स्क्वायर को बदल के कर दिया x1 माइनस x2 स्क्वायर। इससे इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई अंतर नहीं आता, सिर्फ याद रखने में आसानी रह जाती है और इससे हमारा सूत्र भी खराब नहीं होता, गलत नहीं होता। आप ध्यान से देखिए x2 माइनस x1 का स्क्वायर भी वही होता है और x1 माइनस x2 का स्क्वायर भी वही होता है। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि a माइनस बी का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है और b माइनस a का स्क्वायर भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ही होता है।
तो x2 माइनस x1 को सिर्फ याद रखने के लिए x1 माइनस x2 कर दिया है, क्योंकि उससे उसके सूत्र पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, यही सूत्र जो है दूरी सूत्र है, जिसको हम आगे प्रश्नावली 7.1 के प्रश्न हल करने के लिए प्रयोग करेंगे। प्रश्न संख्या 4। पहले 1, 2, 3 प्रश्न इससे मिलते जुलते हैं, उनके बारे में भी इसी प्रश्न में हम कुछ डिस्कस करेंगे। पहले इस प्रश्न 4 को देखिए। कोई त्रिभुज है, दत्त त्रिभुज, दी हुई त्रिभुज एबीसी के शीर्ष दे रखे हैं। ए शीर्ष को हम मानते हैं 5 माइनस 2, बी शीर्ष को हम मानते हैं 6, 4 और सी शीर्ष को हम मानते हैं 7, घटा 2। तो ये 3 बिंदु दे रखे हैं। हमें सिद्ध करना है कि क्या इन तीनों बिंदुओं से जो त्रिभुज बनेगी वो समद्वि बाहु होगी, यानी उसकी 2 भुजाएं क्या आपस में बराबर होंगी। तो हमें दूरी सूत्र का प्रयोग करना होगा। आइए दूरी सूत्र से तीनों भुजाएं ए बी, बी सी व सी डी ज्ञात करते हैं। तो हम ए और बी के बीच की दूरी पहले ज्ञात करते हैं। ए बी बराबर है वही दूरी सूत्र x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर, सारे का अंडर रूट वर्गमूल। अब नीचे देखिए ए बी बराबर है। अब इसमें मान रखते समय बड़ा ध्यान रखना है, आप जो है x1 माइनस x2 कर रहे हैं। x1 का मतलब पहले बिंदु का x निर्देशांक और x2 का मतलब दूसरे बिंदु का x निर्देशांक। अब हम ए बी के बीच की दूरी ज्ञात कर रहे हैं। तो a का x निर्देशांक है 5 और दूसरा बिंदु है b, उसका x निर्देशांक है 6। तो 5 हमारा हुआ x1 और 6 हमारा हुआ x2। नीचे भी आप ध्यान से देखिए, हमने लिखा है 5 माइनस 6 का वर्ग। आप ध्यान से देखिए, मैंने गुरु कोष्ठक के बीच में लघु कोष्ठकों का प्रयोग किया है, क्योंकि कभी कभी ऐसी स्थिति आती है, आप आगे देखेंगे कि ये जो बिंदु होते हैं माइनस में होते हैं और फिर जो है चिन्ह को जो है हल करने में काफी गलतियां होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए आप ब्रैकेट में ही बिंदु लिखें, भले आपका एक स्टेप बढ़ जाए लेकिन उससे गलतियां नहीं होंगी। इसी प्रकार आगे देखिए, हमने लिखे पहले x1 माइनस x2 का स्क्वायर यानी 5 माइनस 6 का स्क्वायर। अब प्लस गुरु कोष्ठक में अगला y1 माइनस y2, यहाँ पर भी यही प्रकार है। y1 का मतलब होता है पहले बिंदु का y निर्देशांक यानी -2 और माइनस में y2 यानी दूसरे बिंदु का y निर्देशांक यानी 4 है। तो हमने -4 लिख दिया। अब देखिए -2 को हमने ब्रैकेट में लिखा और 4 को भी ब्रैकेट में लिखा है। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है कि आप ब्रैकेटों का ढंग से प्रयोग करें, क्योंकि ये आपकी गलतियां नहीं होने देते और आपके प्रश्न को सही दिशा में हल करने में काफी मददगार होते हैं। अब आगे देखिए, ए बी बराबर है, हमने देखिए अंदर के ब्रैकेट खोल दिए, 5 घटा 6 का वर्ग हो गया, जमा में आगे -2 -4 का वर्ग। अब नीचे ए बी बराबर है 5 में से 6 गया -1 का वर्ग, जमा में घटा 2 घटा 4 घटा 6 इसका वर्ग हो गया। अब घटा 1 का वर्ग होगा 1 और घटा 6 का वर्ग होगा 36। तो ए बी बराबर हो गया वर्गमूल 37 इकाई। इकाई यहाँ पर हमें इसलिए लिखे, हमें बिंदु दे रखे हैं, कोई मात्रक नहीं दे रखा, इसलिए हम इकाई लिखते हैं। आप ये जरूर लिखें, नहीं तो आप कभी कभी जब भी ये प्रश्न सॉल्व करेंगे पेपर में आपको इसके अंक गंवाने पड़ सकते हैं। ये छोटी छोटी बातें होती हैं। ए बी बराबर हमारी आती है वर्गमूल 37 इकाई। इसी प्रकार जब आप BC निकालेंगे, इसी प्रकार BC बराबर है वो भी वर्गमूल 37 इकाई आएगी। AC बराबर है 2 इकाई, वो आप ज्ञात करें। ये मैंने जानबूझ के यहाँ पर नहीं दिखाई गई है, क्योंकि ये आप प्रैक्टिस से बिल्कुल उसी तरह से निकाल सकते हैं जैसे हमने AB निकाला है। यानी जब आप BC निकालेंगे तो B के निर्देशांकों को x1 y1 की तरह पढ़िएगा और C के निर्देशांकों को x2 y2 की तरह पढ़ेंगे। जब आप AC निकालें तो AC में A के निर्देशांकों को x1 y1 और C के निर्देशांकों को x2 y2 की तरह लें। तो इन बातों का आप विशेष ध्यान रखें, निर्देशांक लेते समय गलतियां ना करें। x1 के साथ y1 ही होगा, x2 के साथ y2 ही होगा। अब देखिए, जब हमने तीनों भुजाएं ज्ञात कर ली, अब क्योंकि AB और BC दोनों बराबर है, इसलिए यह त्रिभुज एक समद्वि बाहु त्रिभुज है। तो इस प्रकार हम दूरी सूत्र से आसानी से पता लगा सकते हैं कि यह त्रिभुज एक इन तीनों
शीर्षों, ये तीनों शीर्ष जिस त्रिभुज के हैं वह एक समद्वि बाहु त्रिभुज है। अब आप देखिए चौथे प्रश्न का हमने ग्राफ बना के दिखा रखा आपको हालांकि पेपर में इस तरह का ग्राफ बनाने के लिए नहीं कहा जाएगा, ये सिर्फ आपके समझाने के लिए है कि 6 4 7 घटा 2 5 घटा 2 से जो त्रिभुज बनी है वो एक समद्वि बाहु त्रिभुज ही है। तो आप चित्र इसमें कार्तीय तल में आसानी से जो है इसको देख सकते हैं। यहाँ पर एक दो महत्वपूर्ण बातें और आपको बताना चाहता हूँ। इस प्रश्न में कभी कभी अलग अलग स्थितियां पूछी जाती हैं। जैसे आपसे अभी ये पूछा गया कि सिद्ध कीजिए ये तीनों शीर्ष समद्वि बाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सिद्ध कीजिए ये तीनों शीर्ष समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो आप उसको सिद्ध करने के लिए आपको तीनों भुजाएं निकालनी पड़ेंगी। और उसमें देखें, आपको तीनों भुजाएं निकालते समय आप ध्यान से देखिएगा कि जो सबसे बड़ी भुजा निकलेगी उसका वर्ग करें बाकी दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर, यानी वहां पर आप पाइथागोरस त्रिक लगा के देखेंगे तो आप इसी दूरी सूत्र से पता लगा सकते हैं कि यह त्रिभुज समकोण त्रिभुज है कि नहीं है। समबाहु त्रिभुज भी इसी प्रकार निकल सकती है। ए बी बी सी सी ए तीनों को की भुजाएं निकालिए और तीनों को जो है बराबर करके देख लीजिए, तीनों बराबर हैं तो वो आपकी समबाहु त्रिभुज है, अन्यथा नहीं है। इसके अतिरिक्त इसमें एक और प्रश्न पूछा जा सकता है। आपको 3 बिंदु दिए जा सकते हैं, कहा जा सकता है सिद्ध कीजिए तीनों बिंदु सररेख है, यानी एक ही रेखा में स्थित है। तो मान लीजिए आपको 3 बिंदु दिए गए ए बी और सी, तीनों के निर्देशांक दे रखे हैं ए बी सी। आपने तीनों के बीच की दूरी निकाली ए बी बी सी ए सी। अब आप देख लीजिए जो इनमें बड़े से बड़ी दूरी कौन सी है। आप ए बी सी किसी को ही मान सकते हैं, लेकिन जो बड़े से बड़ी दूरी है यदि वो बाकी दो दूरियों को जोड़ के बराबर हो जाए, जैसे मान लीजिए 2 बिंदुओं के बीच की दूरी 8 इकाई आती है और बाकी जो तीसरा बिंदु है वो पहले बिंदु से 3 इकाई दूर है और दूसरे बिंदु से 5 इकाई दूर है। इसका मतलब उन दोनों दूरियों का जोड़ भी 8 इकाई ही होगा। इसका मतलब क्या होगा कि इन दो भुजाओं का जोड़, इन दो दूरियों का जोड़ तीसरी बड़ी दूरी के बराबर है, यानी इन 3 बिंदुओं से त्रिभुज नहीं बनेगी, अतः ये तीनों सररेख हो जाएंगे। तो आप दूरी सूत्र का अलग अलग तरह के प्रश्नों के लिए आप प्रयोग कर सकते हैं। प्रश्न 6 भाग 2। हमने भाग 2 लिया है क्योंकि इसमें कुछ थोड़ा सा अलग था, इसलिए मैंने भाग चुना। ध्यान से देखिए, इसमें दिया हुआ है एक चतुर्भुज ABCD, उसके 4 शीर्ष हैं ABCD। ए है -3,5, बी है 3,1, सी है 0,3, डी है -1,4। तो हमें यह पता लगाना है कि इन चारों बिंदुओं से जो चतुर्भुज बनेगा वो किस प्रकार का होगा। तो आइए अब हम दूरी सूत्र से इन चारों भुजाओं से जो है हम चारों भुजाएं ए बी बी सी सी डी डी ए और विकर्ण ए सी और बी डी दूरी सूत्र से ज्ञात करेंगे। अब सबसे पहले हम जो है एक विकर्ण निकाल लेते हैं ए सी। ए सी एक विकर्ण है, तो ए सी विकर्ण निकाला हमने। ए सी बराबर है वर्गमूल x1 घटा x1 की x1 घटा x2 का वर्ग जमा y1 घटा y2 का वर्ग। ये हमारा दूरी सूत्र हमने लगा दिया। अब ए सी बराबर है, आप देखिए x1 की जगह, क्योंकि हमने ए सी लिया तो a का -3,5 -3 x1 है और 5 y1 है, तो x1 की जगह -3 और y1 की जगह 5। इसी प्रकार हम दूसरा बिंदु C लिया है, तो C का 0 है x2 और 3 है y2। यही मान हमने x1 x2 y1 y2 में रखे हैं। अब जब हम AC तीसरी लाइन से देखते हैं, -3 -0 उसका वर्ग जमा 5 घटा 3 का वर्ग, नीचे -3 का वर्ग जमा 2 का वर्ग, यानी AC बराबर है 9 जमा 4 वर्गमूल, यानी AC हमारा आया वर्गमूल 13 इकाई। इसी प्रकार हम AB जो एक भुजा है वो 2 वर्गमूल 13 निकाल सकते हैं। BC आएगा वर्गमूल 13, CD आएगा 5 वर्गमूल 2, DA बराबर आएगा वर्गमूल 85 और BD आएगा वर्गमूल 41। अब आप यहाँ पर ये चीज तो क्लियर कट देख लीजिए कि AB BC CD DA चारों जो भुजाएं हैं, चारों भुजाओं में से कोई भी
भुजा आपस में बराबर नहीं है, यानी ये चतुर्भुज बनेगी तो ये इस प्रकार की होगी, ना तो ये वर्ग हो सकता है, ना ये आयत, ना तो ये वर्ग हो सकता है, ना ये आयत, यानी एक विशिष्ट प्रकार की चतुर्भुजों में से नहीं लगती। लेकिन अब जरा यदि हम ध्यान से देखते हैं तो ध्यान दीजिए कि जो AB है वो 2 वर्गमूल 13 है और AB BC और AC के योग के बराबर है। अब यहाँ पर ध्यान दें, BC वर्गमूल 13 है, AC भी वर्गमूल 13 है, तो BC और AC को जोड़ते हैं वो 2 वर्गमूल 13 आता है जो AB के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ, जो AB जो भुजा है विकर्ण AC और दूसरी भुजा BC के जोड़ के बराबर है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो एक भुजा ही एक विकर्ण और दूसरी भुजा के जोड़ के बराबर हो गए, तो यहाँ पर इसका मतलब ये हो गया कि ABC ये तीनों सररेखीय C बिंदु AB के बीच में आ जाएगा, क्योंकि BC और AC दोनों वर्गमूल 13 है। BC और AC दोनों वर्गमूल 13 और AB 2 वर्गमूल 13 है। इसका मतलब AB और C सररेखीय है, यानी एक ही रेखा में है। जब 3 बिंदु एक ही रेखा में है तो चौथा बिंदु कहीं पर भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अतः चारों बिंदु मिलकर के कोई चतुर्भुज नहीं बनाते। बाकी के 2 भाग हैं, पहला और तीसरा, आप उनको इसी प्रकार से हल कीजिए। चारों भुजाएं निकालिए, दोनों विकर्ण निकालिए, आप उनकी जो जो आपके सामने दूरी आएंगी उसके हिसाब से आप जो है बता पाएंगे कि किस प्रकार का चतुर्भुज है। मान लीजिए किसी की चारों भुजाएं बराबर आती हैं तो वह वर्ग होगा, यह भी आवश्यक नहीं, वह एक समचतुर्भुज भी हो सकता है, तो उस केस में आप विकर्ण भी मिलाइए। यदि चारों भुजाएं बराबर हैं, दोनों विकर्ण बराबर हैं, तो वह एक वर्ग है। लेकिन यदि चारों भुजाएं बराबर हैं और दोनों विकर्ण बराबर नहीं है तो वह एक समचतुर्भुज होगा, वर्ग नहीं होगा। इसी प्रकार आयत और समांतर चतुर्भुज में गलतियां करते हैं। यदि आमने सामने की भुजाएं बराबर आ जाए तो इसका मतलब यह नहीं कि वह हमेशा आयत ही होगा। आमने सामने की भुजाएं बराबर हों और दोनों विकर्ण भी आपस में बराबर हों तभी वह एक आयत होगा। यदि आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं और दोनों विकर्ण बराबर नहीं है तो उस स्थिति में वह आयत नहीं है कि समांतर चतुर्भुज होगा। तो जनरली इसी तरह के प्रश्न आते हैं कि चारों बिंदुओं से वर्ग बनेगा, आयत बनेगा, समांतर चतुर्भुज बनेगा या समचतुर्भुज बनेगा या किसी अन्य प्रकार का चतुर्भुज बनेगा। मैंने आपके सामने एक ऐसा उदाहरण लिया जिसमें चतुर्भुज बन ही नहीं सकता, तो आपको इस तरह की स्थिति के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। आपकी सुविधा के लिए मैंने प्रश्न 6 का ग्राफ बनाने की कोशिश की। तो देखिए ABCD 4 बिंदु तो आए, तो आपको सामने बिल्कुल क्लियर कट नजर आ रहा होगा कि A -3 5 B 3 1 AB के बीच की दूरी हमारी 2 वर्गमूल 13 आई थी और AC और BD के बीच AC और BC दोनों दूरियां वर्गमूल 13 आई थी। आपको देखने से पता चल रहा है AC और BC दोनों बराबर हैं, यानी C AB का मध्य बिंदु है। इस प्रकार ABCD मिलकर के कोई चतुर्भुज नहीं बनाते। तो आप ये ध्यान रखिए कि इस तरह की स्थितियां भी आती हैं। हालांकि आपको जब भी प्रश्न हल करेंगे आपको ग्राफ बना करके दिखाने की आवश्यकता नहीं होगी, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। प्रश्न संख्या 7, इसमें एक बिंदु दे रखा है जो x अक्ष पर है और वो 2 बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित है। अब माना बिंदु PXY है जो बिंदुओं A2 -5 और B यानी -2 9 से समदूरस्थ है, यानी समान दूरी पर है। अब क्योंकि वह x अक्ष पर भी है तब उसका y निर्देशांक अवश्य 0 ही होगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए x अक्ष पर जितने भी बिंदु होते हैं उनमें x का निर्देशांक अलग अलग होता है लेकिन y का निर्देशांक 0 ही होगा। यानी अतः अब हमारा बिंदु P x, y की जगह 0 आ जाएगा। अब हम प्रश्न के अनुसार लगाते हैं कि जब PAB और A और B दोनों से समान दूरी पर स्थित है। यहाँ यह आवश्यक नहीं कि P जो है AB का मध्य बिंदु हो, ऐसा कुछ नहीं दे रखा, सिर्फ ये दे रखा है कि P A और B दोनों से समान दूरी पर स्थित है, यानी AP बराबर है BP होगा। तो दोनों तरफ दूरी सूत्र हम लगाते हैं, x1 - x2 का स्क्वायर जमा y1 - y2 का स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड में भी यानी AP के लिए भी
और बीपी के लिए भी। अब मैं एपी के लिए देखता हूँ। एपी के केस में ए के x1 y1 होंगे और पी बिंदु होंगे x2 y2, यानी 2 घटा x का स्क्वायर प्लस -5 माइनस 0 का स्क्वायर, ये हमारा हो गया एपी। उसके बाद हमने लिया बीपी। बीपी के केस में आप देखिए जो बी बिंदु है वो x1 y1 हो गया -2 और 9, और पी बिंदु x2 y2 यानी x, 0। तो x1 माइनस x2 -2 माइनस x प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, y1 9 माइनस y2 0 का स्क्वायर। अब 2 माइनस x का स्क्वायर a माइनस बी स्क्वायर की यहाँ पर जो है सर्वसमीका लगाते हैं, तो a माइनस बी का स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a का स्क्वायर सबसे पहले देखिए 2 माइनस x का होल स्क्वायर, इसका मतलब हुआ 2 का स्क्वायर 4 जमा x का स्क्वायर जमा x की 2 माइनस 2 गुणा में 2 गुणा में x यानी 2 दूनी 4 x प्लस -5 घटा 0 -5 माइनस 5 का वर्ग 25, माइनस हो चाहे प्लस हो उसका वर्ग प्लस में ही आता है। इसी तरह से आगे देखिए वर्गमूल -2 माइनस x का स्क्वायर, यहाँ पर आप ध्यान रखें -2 माइनस x का स्क्वायर। जब इस तरह की आपके सामने चीज है तो पहले माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस, प्लस बाहर आ जाएगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अंदर हो जाएगा आपका 2 प्लस x का स्क्वायर। जब आप माइनस बाहर लेंगे तो माइनस बाहर नहीं आएगा, माइनस अपने वर्ग के साथ बाहर निकल जाएगा, यानी माइनस का स्क्वायर प्लस वो बाहर आ गया तो अंदर बच गया 2 प्लस x का स्क्वायर। अब बाहर प्लस है और अंदर प्लस है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 प्लस x का स्क्वायर 4 प्लस x की 2 जमा 4x। ये आइडेंटिटी, ये सर्वसमीका बार बार यूज होगी। आपने बार बार पढ़ा है कि a प्लस बी का स्क्वायर a की 2 प्लस बी की 2 प्लस 2ab होता है, लेकिन आप यह भी ध्यान रखिए कि माइनस a माइनस बी का स्क्वायर भी a की 2 प्लस बी की 2 प्लस 2ab ही होता है, यानी a प्लस बी का स्क्वायर माइनस a माइनस बी के स्क्वायर के इक्वल ही होता है, उसके बराबर ही होता है। अब आगे देखिए 9 घटा 0 उसका स्क्वायर यानी 9 का स्क्वायर 81। अब दोनों तरफ वर्ग करते हैं तो वर्गमूल कैंसिल हो जाएंगे, यानी 4 जमा x की 2 घटा 4x जमा 25 बराबर है 4 जमा x की 2 जमा 4x जमा 81। अब इधर हमने लेफ्ट हैंड साइड में 4 और 25 को जोड़ दिया 29, यानी x की 2 घटा 4x जमा 29 बराबर है उधर 81 और 4 को जोड़ दिया x की 2 जमा 4x जमा 85। अब दोनों तरफ x की 2 प्लस में है तो दोनों तरफ x की 2 से x की 2 कैंसिल हो जाएगा, इधर बचा -4x जमा 25, उधर बचा 4x जमा 85। उधर से राइट हैंड साइड से 4x को लेफ्ट साइड की तरफ लेकर के आते हैं तो -4x बराबर है राइट हैंड साइड की तरफ 85 और लेफ्ट हैंड साइड से +29 उधर गया -29, यानी -8x बराबर है 56। अब x बराबर है 56 बटे -8 x के साथ गुणा में था, उधर जाके -8 हो गया भाग में, तो 56 को -8 से भाग देंगे हो जाएगा -7, यानी x का मान हमारा आ गया -7। अब जो हमने समदूरस्थ बिंदु था वो हमारा था Px, 0, x की जगह आ जाएगा -7, यानी वो हमारा बिंदु हो जाएगा -7, 0। लगभग इसी से कुछ मिलता जुलता प्रश्न है, प्रश्न संख्या 10। इसमें एक बिंदु दे रखा है Pxy, ये x अक्ष पर नहीं है तो इसके निर्देशांक xy ही माने जाएंगे। जो दो बिंदुओं a 3 6 और b -3 4 से समदूरस्थ है, तो हमें x और y के बीच में संबंध निकालना है। तो बिल्कुल वही तरीका, AP बराबर है BP, दोनों तरफ दूरी सूत्र x माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड में वही मान रखेंगे x1 माइनस x2। अब x1 हमारा 3 होगा और माइनस x2 x। अब AP के केस में a के x1 y1 और p x2 y2, तो वही मान हमने रखे x1 माइनस x2 का स्क्वायर y1 माइनस y2 का स्क्वायर, यानी 3 घटा x का स्क्वायर जमा 6 घटा y का स्क्वायर। वही चीज हमने राइट हैंड साइड में हमने लिया BP का मतलब b -3 4 x1 y1 और p xy यानी x2 y2। तो इस तरह से -3 माइनस x का स्क्वायर प्लस 4 घटा y का स्क्वायर।
फिर हमने वाई स्क्वायर की आइडेंटिटी नीचे लगाई, 3 माइनस एक्स का स्क्वायर, ए घटा बी के स्क्वायर की आइडेंटिटी 9, 3 का स्क्वायर 9 प्लस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2 तिया 6 एक्स प्लस 6 माइनस वाई का स्क्वायर, वही आइडेंटिटी, छिक छिक 36 जमा वाई का स्क्वायर माइनस 2 छिके 12 है वाई बराबर है। आप आगे देखिए वही आइडेंटिटी माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी के होल स्क्वायर के इक्वल ही होता है। अभी मैंने आपको पिछले प्रश्न में बताया था ये आइडेंटिटी बार बार यूज होगी, इसको ध्यान रखें। माइनस एक्स का स्क्वायर का मतलब होता है 3 प्लस एक्स का ही स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 और एक्स का स्क्वायर एक्स की 2, 3 प्लस एक्स का होल स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस 2 तिया 6 एक्स। इसी तरह से 4 घटा वाई का स्क्वायर 16 जमा वाई स्क्वायर माइनस 8 वाई, वही दोनों तरफ वर्ग करते हैं, वर्गमूल कैंसिल हो जाता है। 9 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 6 एक्स जमा 36 जमा वाई स्क्वायर माइनस 12 वाई बराबर है 9 जमा एक्स स्क्वायर जमा 6 एक्स जमा 16 जमा वाई स्क्वायर माइनस 8 वाई। यानी अब आप देखिए थोड़ा सा सरलीकरण हम करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में x की 2 प्लस y की 2 माइनस 6x माइनस 12 वाई और 36 और 9 को जोड़ दिया 45। इसी तरह से दूसरी तरफ x की 2 प्लस y की 2 जमा 6x घटा 8 वाई और 9 और 16 को जोड़ दिया 25। अब दोनों तरफ x की 2 दोनों तरफ है और y की 2 भी दोनों तरफ है, तो x की 2 प्लस y की 2 दोनों कैंसिल हो गए, तो लेफ्ट हैंड साइड में बचा माइनस 6x माइनस 12 वाई जमा 45 बराबर है। राइट हैंड साइड में बचा 6x घटा 8 वाई बराबर है 6x घटा 8 वाई जमा 25। अब x y हम बिल्कुल एक तरफ कर लेते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में माइनस 6x माइनस 12 वाई प्लस 45, राइट हैंड साइड गया माइनस 45 और राइट हैंड साइड से 6x माइनस 8 वाई लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आया माइनस 6x प्लस 8 वाई बन गया, तो माइनस 6x और माइनस 6x माइनस 12x माइनस 12 प्लस 8 माइनस 4, माइनस 12 में प्लस 8 ऐड करते हैं तो माइनस 4 आता है बराबर है 25 में से 45 गया माइनस 20। अब माइनस कॉमन ले लेते हैं दोनों तरफ, तो 12x जमा 4y बराबर है 20। अब 12 4 20 तीनों 4 से भाग होते हैं, तो 4 से भाग कर दे देते हैं दोनों तरफ, 4 तिये 12 3x 4 एकम 4 1 y 4 पंजे 20 बराबर है 5, यानी 3x जमा y बराबर है 5। ये हमारा x और y के बीच में एक संबंध आ गया। अब बारी आती है गृह कार्य की। सर्वप्रथम पुस्तक से दूरी सूत्र से संबंधित सभी कुछ ध्यानपूर्वक 2 बार पढ़ें, बहुत अच्छे से पढ़ें। मैंने आपको ढंग से समझाया है, आप बुक में कुछ और पढ़िए, आपको बहुत कुछ अच्छी जानकारी मिलेगी। सबसे पहले टॉपिक को ढंग से पढ़ना बहुत जरूरी है। तत्पश्चात उदाहरण स्वयं हल करें। उदाहरणों को बिल्कुल लाइटली ना लें, उनको ऐसे ना छोड़े कि कोई प्रश्न नहीं आएगा तो उदाहरण देखेंगे, नहीं, पहले उदाहरण स्वयं हल करें। यदि आपने टॉपिक अच्छे से पढ़ा है तो आप उदाहरण वाकई में हल कर पाएंगे, और तब लास्ट में प्रश्नावली 7.1 हल करें और समस्या आने पर अपने अध्यापक से संपर्क करें। यदि आपको किसी प्रश्न में विशेष कोई दिक्कत आ रखी है तो आप जो है मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, अगली वीडियो में आपको उसका हल देने की पूरी कोशिश की जाएगी। धन्यवाद।